प्रिय बच्चों, आज आपको पढ़ना है स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्त। मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्त तीन प्रकार के होते हैं। मौखिक अभिव्यक्त, लिखित अभिव्यक्त, सृजनात्मक अभिव्यक्त। इसका मतलब है जो हम बोलते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। इसका मतलब है लिपि के माध्यम से अभिव्यक्त, लिखावट को ही लिपि कहते हैं। लिख के जो हम अपना व्यक्त करते हैं, सृजनात्मक, इसको ज़्यादा करके हम जो अभिव्यक्त करते हैं। हम आज इन्हीं तीनों के बारे में आपको बताएंगे कि लिखित, मौखिक और सृजनात्मक अभिव्यक्त होता क्या है। मनुष्य अपने जिन विशेषताओं के कारण पशु से भिन्न है। किन विशेषताओं के कारण? बोलने के कारण। हम आप बोलते हैं लेकिन पशु नहीं बोलते हैं। उनमें एक विशेषता, उसके पास स्वतंत्र विचारों हेतु अभिव्यक्त की विविधता है। किसके पास? मनुष्य के पास। लेकिन पशुओं के पास ऐसी विविधता नहीं है। वही व्यक्त होता है। व्यक्ति अनुभूत, गहराई और अभिव्यक्त की विविधता, दोनों गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्त व्यक्ति के जीवन में सफलता का बहुत बड़ा कारक है। जिसको हम अपने स्वतंत्र अभिव्यक्त करते हैं, जैसे किसी बिना बाधा के जो बोलते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। वह जिसकी लिखित अभिव्यक्ति अच्छी होती है, वह परीक्षा में दूसरे से ज़्यादा अंक पा जाता है। और जिसकी मौखिक अभिव्यक्ति के बल पर वही साक्षात्कार में चुन लिया जाता है। इसका मतलब है जिसका लिखित अभिव्यक्ति अच्छा होता है, वह दूसरे बच्चों से ज़्यादा नंबर पाता है। और जिसका मौखिक अभिव्यक्ति अच्छा होता है, मतलब हम बोल के जिसको जितना अच्छा संतुष्ट कर पाते हैं, वो साक्षात्कार में चुन लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नौकरियों में लिखित में तो कई लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन मौखिक में वही लोग चुने जाते हैं जो नियुक्त देने वाले अधिकारी को अपने बोली बाड़ी से संतुष्ट कर ले जाते हैं। अनेक व्यवसाय जैसे वकील हुए, अभिकर्ता हुए, विक्रेता यानी कि सेल्समैन, मंचीय कलाकार हुए, राजनीतिक कार्यकर्ता हुए आदि ऐसे हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति के कारण ही, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब मुँह से बोलना, अपने विचारों को उनके सामने रखना, वो ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे, गूंगे बहरे जैसे खड़े रहेंगे, तो थोड़ी आप ऊंचे स्थान पे पहुंच पाएंगे। आपको कोई जानेगा ही नहीं कि बोलना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, इसको जगह कहाँ दी जाए। तो इसलिए हमारा मौखिक अभिव्यक्ति अच्छा होना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि अपने पक्ष उपयुक्त समय पर उपयुक्त शब्दों में, ये नहीं सार्थक शब्दों में, निरर्थक शब्दों में नहीं। अभिव्यक्त कई प्रकार के होते हैं। अपनी बात को रखने वाले हमेशा लाभ में रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति, चाहे वह मौखिक हो चाहे वह लिखित हो, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है इसका। अभिव्यक्ति के तीन प्रकार हैं। देखो, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति हम बताए थे, अभिव्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से की जाती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे सुसभ्रता होना चाहिए, उचित गति होना चाहिए, गति के साथ अभिव्यक्त करना चाहिए। ऐसे नहीं कि झगड़ा करते हुए आप बोलते चले जाएं, उसका कोई अर्थ ना हो, ऐसा नहीं, वो अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। भावा अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए आपका। उतार चढ़ाव के साथ बोलना चाहिए। कहाँ धीमा बोलना है, कहाँ तेज बोलना है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता होना चाहिए, आपकी वाणी में शुद्धता होना चाहिए। कर्मबद्धता होना चाहिए कि हमको क्रम से क्या बोलना है, आगे पीछे नहीं बोलना चाहिए। वाणी में आपके शिष्टाचार होना चाहिए। अवसर अनुकूल होना चाहिए, अवसर के ही अनुकूल हमको अभिव्यक्त करना चाहिए। और अब आया आपका
लिखित अभिव्यक्त। मौखिक अभिव्यक्त के बारे में समझ गए आप कि बोलना, जिसके सामने हम अपनी बात को कितने अच्छे से रख ले जाते हैं, वही मौखिक अभिव्यक्त है। आपको बोल के हम कितना आपको संतुष्ट कर ले जाते हैं, वही मौखिक अभिव्यक्त है। लेकिन सार्थक शब्दों में, निरर्थक शब्दों में नहीं। लिखित अभिव्यक्ति लिप के माध्यम से की जाती है, क्योंकि लिखावट को ही लिप कहते हैं। या हम लिख के आपके सामने रखते हैं, अपनी बात को हम आपके सामने लिख कर पेश करते हैं, बोल के नहीं, क्योंकि यह लिखित अभिव्यक्त आपको समझना हो जाती है। जो भी कुछ बात करना पड़ता है लिख कर व्यक्त करना पड़ता है। जैसे सुपाठ्यता, सुस्पष्टता, जो पाठ में लिखा जाता है अच्छे से लिखा जाए, साफ लिखा जाए। सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि का की तरह खा बना दो, खा की तरह का बना दो, ऐसा नहीं जो दूसरा पढ़ ले जाए। दोष रहित वर्तनी में आपके दोष नहीं होना चाहिए। और वाक्य रचना, विराम चिन्ह कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, हमको लिखित अभिव्यक्ति में इसका ध्यान रखना पड़ता है। अनुच्छेद, कर्मबद्धता, क्रम से लिखा होना चाहिए। अभिव्यक्ति का ये विशेषता है कि इसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो है कर्मबद्धता में लिखा होना चाहिए, उसमें सामाजिक शिष्टाचार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उलूल जुलूल चाहे जो लिख दीजिए, वो लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपके नहीं आएगा। और आप उसमें लिखित अभिव्यक्ति में आप अपनी बातों को और अच्छे से व्यक्त कर ले जाते हैं, क्योंकि उसमें हमको बोलना नहीं है। बोलने में थोड़ा आदमी को संकोच लगता है, झिझक लगता है, उतना लिखित अभिव्यक्ति में संकोच नहीं है, झिझक नहीं है। व्याकरण से त्रुटिपूर्ण रहित भाषा होना चाहिए। अब व्याकरण में आपके गलती नहीं होना चाहिए, शब्द का चयन करना चाहिए, प्रस्तुति की मौलिकता होना चाहिए। अब आपका आया बेटा सृजनात्मक अभिव्यक्ति। क्या आया? सृजनात्मक अभिव्यक्ति। लिखित में आप समझ गए ना, लिखित में विराम चिन्ह, कर्मबद्धता, सामाजिक शिष्टाचार, व्याकरण की दृष्टि से त्रुटि रहित होना चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होना चाहिए, शब्द का चयन होना चाहिए, शब्द कैसे रहे इसका चयन होना चाहिए, तब हमको लिखना चाहिए। प्रस्तुति की मौलिकता होना चाहिए। अब आया आपका सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी। दो सृजनात्मक अभिव्यक्ति वही है जिसमें लिखित भी समाहित हो और मौखिक भी। अपनी स्वतंत्रता विशेष महत्व स्थान रखती है। मौलिकता के लिए अभिव्यक्तकर्ता को संवेदनशील और कल्पनाशील भी होना चाहिए। स्वतंत्र, अब ये रहा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? कल्पनाशील और संवेदनशील, इसमें दोनों प्रकार का होना चाहिए। लिखित और मौखिक दोनों अभिव्यक्ति इसमें समाहित है, उसी को सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता आपके जीवन में क्या है? वैसे तो लिखित तथा मौखिक दोनों ही कार्य अपेक्षा प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य अधिक आवश्यक है। जब बालक स्कूल में आता है तो उसकी भाषा जो है, पहले बालक को क्या सिखाया जाता है? पहले बोलना सिखाया जाता है। इसलिए लिखित की अपेक्षा मौखिक हमारे जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बालक की घरेलू भाषा अपरिमार्जित और अशुद्ध होती है। क्या होता है? अपरिमार्जित और अशुद्ध होता है। लेकिन विद्यालय में भाषा शिक्षक द्वारा बालक में सुनने को, बोलने के कौशल को उत्पन्न कर उसकी भाषा को परिमार्जित करना पड़ता है। यानी कि जब बालक विद्यालय आता है तो उसकी भाषा घर की रहती है और घर की भाषा अपरिमार्जित होती है। वह शिक्षक के द्वारा कहाँ सुधारा जाता है? विद्यालय में सुधारा जाता है। परिमार्जित आपका शिक्षक करता है। मौखिक कार्य व्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। मौखिक कार्य व्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है और बालक को अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए मौखिक कार्य कराना आवश्यक हो जाता है।
क्योंकि उसकी भाषा को या उसकी बोली को हमको परिमार्जित करना पड़ता है। विचार विनिमय मौखिक भाषा ही होता है। लिखित अभिव्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। भाई जब जो हम बोलेंगे उसी बात को तो लिखेंगे, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की भी आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी जी के शब्दों में एक कहावत है, मौखिक अभिव्यक्ति किसके शब्दों में? गांधी जी के। मौखिक अभिव्यक्ति छात्रों को बलपूर्ण, क्या? छात्रों को बलपूर्ण, उत्साह युक्त, जीवन शक्ति से पूर्ण लिखने में समर्थ बनाती है। फिर से सुन लेना बेटा, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना। ये गांधी जी की कहावत है, गांधी जी के शब्दों में इसको ये परिभाषा के रूप में है आपका। मौखिक अभिव्यक्ति छात्रों को बलपूर्ण मतलब बोलना, मौखिक मतलब बोलना, छात्रों को बलपूर्ण, उत्साह युक्त, जीवन शक्ति से पूर्ण लिखने में समर्थ बनाती है। इसका कारण यह है कि मौखिक रचना कार्यों में निपुण बालक लिखित में कुशलता सहज ढंग से प्राप्त कर लेता है। यही अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकार बन जाते हैं। अब आपका है पाठ सहगामी क्रियाएं और अभिव्यक्ति शिक्षण। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास है। हमारा मौखिक अभिव्यक्ति कहाँ से विकसित हो सकता है, कहाँ से हम लिखना सीखेंगे? ये तो कोई ना कोई कार्यक्रम होना चाहिए, तो वहीं से हम बोलना सीखेंगे, वहीं से हम लिखना सीखेंगे। ये नहीं है कि पहले हम शुरू से ही मौखिक अभिव्यक्त करने लगते हैं, लिखित अभिव्यक्त करने लगते हैं। पहले तो हमको संकोच लगती है, झिझक लगती है बोलने में। उसके लिए मौखिक अभिव्यक्ति के विकसित होने के लिए प्रार्थना सभा होना चाहिए, वाद विवाद सभा होना चाहिए, विभिन्न जयंतियाँ होना चाहिए, उत्सव एवं पर्व होना चाहिए। वहीं हम बोलना सीखते हैं। अभिनय, कवि दरबार, कवि गोष्ठियाँ, अंत्याक्षरी, इतने चीज़ें होने चाहिए जहाँ की हम लिखित मौखिक अभिव्यक्त कर सकते हैं और यहीं से हम सीखते हैं। उसके बाद है लिखित अभिव्यक्ति के विकास। इसका विकास हमको कहाँ से सीखना है, कहाँ से हो सकता है, इसको भी हम जानते हैं। निबंध प्रतियोगिता से हमारा लिखना सुधर सकता है, इसलिए हमको स्कूल में निबंध दिया जाता है। विद्यालय में कहा जाता है कि आप निबंध लिख के लाओ, उससे हमारी राइटिंग भी सुधरती है, उससे हमारी लिखावट भी मजबूत होती है और हम इसी के माध्यम से लिखना भी सीख जाते हैं। सुलेख प्रतियोगिता होना चाहिए। आपको नकल लिखने के लिए दिया जाता है विद्यालय में ना, और कहानी प्रतियोगिता होना चाहिए। कहानी लेखन प्रतियोगिता आपको कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। उसके बाद दिया जाता है विवरण लेखन, कि कोई विवरण के बारे में आप लिख के लाइए। इसके बाद है सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास। कौन कौन सा विकास हो गया, कहाँ से ये विकसित होंगे? ये मौखिक विकसित होंगे। कहाँ से विकसित होंगे? प्रार्थना सभा से, वाद विवाद से, अभिनय जयंतियाँ से, उत्सव पर्व से, और अभिनय कवि दरबार, अंत्याक्षरी, गोष्ठियाँ। और ये कहाँ से विकसित होंगे? ये विकास है कि कहाँ से इसका विकास होगा? लिखित का निबंध से होगा, कहानी से होगा, सुलेख से होगा, विवरण प्रतियोगिता से होगा कि हमको लिखने के लिए दिया जाए तो हमारा उसमें लिखित अभिव्यक्ति मजबूत होता है, मौखिक अभिव्यक्ति मजबूत होता है। और अब देखो सृजनात्मक कहाँ से हम सीखते हैं। इसमें विद्यालय पत्रिका है, भित्ति पत्रिका, कक्षा पत्रिका और सृजनात्मक लेखन क्लब, ये दोनों से विकसित होता है। मिला के ये रहे आपके मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। प्रिय बच्चों, अभी हम आपको बताए मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के बारे में कि हमारा मौखिक और लिखित दोनों अभिव्यक्ति अच्छा होना चाहिए और दोनों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे अभी कोर्ट में
मुकदमा दायर किया जाता है तो दोनों वकील लड़ते हैं, दो पक्ष होते हैं, दोनों लड़ते हैं। अगर जिस वकील का मौखिक अच्छा होता है, मौखिक अभिव्यक्त अच्छा होता है, जज उसको ध्यान से सुनता है। अगर एक वकील का, एक पक्ष का मौखिक अभिव्यक्त अच्छा है तो वो उसके पक्ष में तुरंत जजमेंट देता है, तो वो मौखिक अभिव्यक्त में जीत गया। अगर लिखित, उसके बाद वो जज अपने चैम्बर में जाता है, दूसरे पक्ष का भी देखता है कि लिखित अभिव्यक्त में क्या है। अगर दोनों को टैली करता है, लिखित और मौखिक अभिव्यक्त, वो तो सुना, जजमेंट दे दिया, मौखिक अभिव्यक्त में वो जीता। लेकिन लिखित अभिव्यक्त भी देखता है, उसका चिंतन मनन करता है। जब देखता है कि मौखिक अभिव्यक्त में पॉइंट ज़्यादा मजबूत है, लिखित अभिव्यक्त में पॉइंट ज़्यादा मजबूत है, तो लिखित माध्यम से भी अपना फैसला सुनाता है। इसलिए बेटा, मौखिक अभिव्यक्त, लिखित अभिव्यक्त दोनों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जो जितना बढ़िया, जितने अच्छे से बोल के व्यक्त कर ले जाता है, अपने अधिकारी को संतुष्ट कर ले जाता है, उसका लिखित अभिव्यक्त में वो जीतता है और मौखिक अभिव्यक्त में जीत जाता है। और जो लिखित अभिव्यक्त बढ़िया लिखता है, हर चीज़ से पूर्ण रहित लिखता है, जैसे हम बताए हैं, व्याकरण अच्छी होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए, उसमें त्रुटिपूर्ण वर्तनी होनी चाहिए, ये सब देखते हुए जिसकी लिखित अभिव्यक्त बढ़िया होता है, लिखित अभिव्यक्त में जीत जाता है। इसलिए हमारे जीवन में लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्त दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम आपको बताएंगे मौखिक अभिव्यक्त के उद्देश्य, कि मौखिक अभिव्यक्त के उद्देश्य क्या होते हैं। भाव अभिव्यक्त मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाव अभिव्यक्त मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, उद्वेगों और अंतर्द्वंद्वों मतलब अंदर की बातें को प्रकाशित ना अथवा नहीं कर सका अथवा नहीं करा सका, तो वह मानसिक संतुलन खो बैठता है। क्योंकि भाई वो अपने भावनाओं को, अपने अंदर की विचारों को वो प्रकाशित नहीं कर सका और ना ही करा सका, तो अपना संतुलन खोना स्वाभाविक है, खो बैठता है। जैसे यदि मुझे किसी पर क्रोध आ गया, यदि मुझे किसी पर क्रोध आ गया और क्रोध का प्रदर्शन ना कर सकूं, तो क्रोध मुझे खा जाएगा। भाई अगर हमको क्रोध आया है तो उसका प्रदर्शन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो उल्टा हम ही को खा जाएगा। ये नहीं है कि उसको अंदर ही अंदर हम जब कोई चीज़ अपने मन में रखे रहते हैं तो उसका हमारे सेहत पे प्रभाव पड़ता है। मेरी शांति भंग हो जाएगी। किंतु जिस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है, भाई जब हम उसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, जिस पर क्रोध आया है उसको नहीं दिखा पाएंगे, तो मेरी अंदर की शांति तो भंग होगी ही, हमारे मानसिक संतुलन तो खो जाएगा। तो किंतु जिस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है उसके सामने आते ही मैं बड़बड़ा कर शांत हो जाऊंगी, क्योंकि क्रोध हमने निकाल दिया, और जिस पे आया है उसी के सामने तभी क्रोध शांत होता है। अतः भाव प्रकाशन, मानसिक संतुलन और शांति के लिए भाव अभिव्यक्त मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि भाव प्रकाशन के लिए भाव अभिव्यक्त मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिससे समाज में शांति और संतुलन बना रहे। ऐसे समाज में संगठन और शक्ति होती है, जिससे उसके सदस्य अपने भावों को आपस में आदान प्रदान करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी के ऊपर क्रोध आया तो वो क्रोध उसी के सामने प्रकट होना चाहिए जिसके प्रति हमारे अंदर क्रोध आया है, नहीं तो हमारे अंदर की मानसिक संतुलन गड़बड़ होती है या हम अपनी शांति को खो बैठते हैं। अगर हम बड़बड़ा के उसके ऊपर शांत हो जाएंगे तो इससे
समाज पे असर दूसरा जाएगा, संगठन मजबूती होगी और हम अपने भाव के एक दूसरे के सामने आदान प्रदान अपना विचार रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।